Assalamu alaikum everyone. First of all, let me introduce myself. Well, my name is Abdul Rahman and I am from a department of PS Chemistry, and today is my presentation topic is Higgs boson. So here I am decided some content which we will explain in this presentation. First of all, history of the scientists who explained the Higgs boson and got a Nobel Prize for this experiment. After that, the research of this history and the mechanism of this history, Large Hadron Collider, properties of the Higgs field, and then validation of Higgs field. Peter Higgs. He is a British theoretical physicist and a professor in the University of Edinburgh, and got a Nobel Prize for his work on the subatomic particles. He is born in the Newcastle upon Tyne in 29th May 1929. His secondary education from Gotham schools, and after that he done his BSc and MSc from King's College, and then done his PhD in theoretical physics. And his thesis about the molecular vibration, and got a Nobel Prize for his experiment on the discovering of Higgs particles. Research. He proposed a theory about the existence of a particle that explained why other particles have mass. उसने अपनी एक थ्योरी पेश की जिसमें से इसने बताना चाहा कि दूसरे जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हर पार्टिकल, यानी चाहे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हों, चाहे वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों या कुछ और मॉलिक्यूल्स हों, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हों, वो किसी न किसी चीज़ से मिलके इस दुनिया में वजूद में आते हैं। अगर हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम चूँकि एक जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनते हैं, इसी तरीके से वो बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से भी मिलके बनते हैं, और वही उनको जो है मास प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स, इसी तरीके से प्रोटॉन्स भी इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं, तो वो उनको मास प्रोवाइड करते हैं। और हर चीज़ का इलेक्ट्रॉन का मास अपना अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, न्यूट्रॉन का मास अपना अलग है। लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स को भी और ग्लूऑन्स को भी मास प्रोवाइड करती हैं? उस चीज के ऊपर बेसिकली इसने अपनी एक रिसर्च जो है वो पब्लिश की, और उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कोई ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फील्ड भी मौजूद है जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो अपना काम ये करते हैं कि वो दूसरों को मास प्रोवाइड करने में मदद देते हैं। लेकिन वो अपनी जो रिसर्च थी उसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन जुलाई 4 को 2012 को एटलास और सीएमएस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर करवाया। सीईआरएनएस ने फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के दरमियान उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई जिसे हम लोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहते हैं, जो कि हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इस जो है वो मैथ को फाइंड करने की कोशिश की, जिसका जो मैथ था उस पार्टिकल को मेजर करने की कोशिश की जिसका मैथ जो है वो 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और इस तरीके से उन्होंने पीटर हिग्स की जो थ्योरी थी उसको साबित किया। तो डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसोन, बेसिकली हिग्स बोसोन डिस्कवर कैसे हुए? तो 4 जुलाई 2012 को उन्होंने एक नया जो पार्टिकल था वो डिस्कवर हुआ जिसका मैथ 125 से लेकर 127 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान था। साइंटिस्ट को, फिजिस्ट को सस्पेक्ट थे इस बारे में, उनको शक था कि ये वही हिग्स बोसोन है जिसके बारे में पीटर हिग्स ने एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी के अंदर, और जिसका मैथ 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में है। तो जो सीईआरएन ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर एक बिग बैंग, स्मॉलर लेवल के अंदर जो है उन्होंने एक बिग बैंग करवाया, एक धमाका करवाया, यानी कि उन्होंने बहुत से टाइनी पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाया, जिसकी वजह से वो प्रोटॉन्स जो है वो टूट गया। टूटने के बाद वो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स और इस तरह के बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो गए, और इसी तरीके से वो उन्होंने इसे मेजर किया है। इसी की मदद से और उनका जो डिके था वो तब तक था बहुत ही कम अरसे में था, कह लें कि वो बहुत ही ज़्यादा मिली सेकंड से भी कम था कि वो टूटे थे, और टूट के साथ ही जो है वो नए पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। और इसी तरीके से जो हमारी एक्चुअल बिग बैंग थ्योरी थी जिसके मुताबिक ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और दुनिया वजूद में आई, वो साइंटिस्ट का कहना है, फिजिक्स का कहना है कि ये जो बेसिकली जब ये बिग बैंग हुआ था उसी वक्त ये फील्ड और पार्टिकल्स जो थे वजूद में आ गए, और इन्होंने मिलकर दूसरे पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके वो इनको बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर मैंने एक इंटरेक्शन जो है वो हिग्स बोसोन पार्टिकल्स की दूसरे पार्टिकल्स के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन की है कि हिग्स बोसोन जो है वो बेसिकली टूटते हैं, उनके साथ अगर दूसरे पार्टिकल्स आके कोई टकराते हैं तो टकराने के बाद वो इन मुख्तलिफ पार्टिकल्स क्वार्क्स, ग्लूऑन्स और वीक बोसोन, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि हिग्स बोसोन ही वो पार्टिकल है जो कि हिग्स बोसोन या हिग्स फील्ड ही वो चीज़ है जिसकी वजह से दूसरे पार्टिकल्स को मास मिलता है। कुछ लोगों का ये मानना भी था
कि वो हिग्स पार्टिकल्स हैं जो कि दूसरे पार्टिकल्स को मैथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हिग्स फील्ड थी जो कि दूसरों को मैथ प्रोवाइड करती है। वो इन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर भी एक्सप्लेन करेंगे। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के दरमियान 100 मीटर अंडरग्राउंड एक उन्होंने मशीन जो है वो लगाई, जो कि 8 एकड़ के दरमियान जो है वो कंसिस्ट करती थी, और उसका सर्कमफ्रेंस जो था वो 27 किलोमीटर था। उन्होंने किया क्या कि 9600 मैग्नेट उन्होंने इस लार्जेस्ट मशीन के अंदर लगाए, ताकि वो प्रोटॉन को 99.9% स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवा सके और दूसरे पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करवा सके। तो जब उन्होंने किया कि उनको स्ट्राइक करवाया, स्ट्राइक करवाने के बाद बहुत से टाइनी पार्टिकल्स इस वजूद में आए, और इसी वजह से हिग्स बोसॉन भी डिटरमाइन हो गए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि अगर आप लोग किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसी तरीके से मैग्नेट की वजह से। तो साइंटिस्ट का मानना यही था कि अगर हम कोई ऐसा बहुत से पार्टिकल्स आपस में अगर हम लोग करवाते हैं, तो वो कुछ अरसे के लिए हिग्स फील्ड के अंदर थोड़ी सी हलचल पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग हिग्स बोसॉन को डिटरमाइन कर लेंगे। और यही मकसद था उनका कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर उनको करवाया जाए, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट करें, इंटरेक्ट करने के बाद आपस में वो मुख्तलिफ पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। Properties of the Higgs field. So it is a scalar tachyonic field which does not transform under Lorentz transformation. तो ये एक टाइकोनिक फील्ड है। टाइकोनिक फील्ड एक ऐसी फील्ड को कहते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ मैथ को इमेजिन कर सकते हैं कि इस चीज का मैथ इतना होगा। हम लोग एक्यूरेट उस चीज के मैथ को बता नहीं सकते कि इसका एक्यूरेटली या मैथ कितना होगा, और वो ट्रांसफॉर्म भी नहीं करती लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे हम लोग कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में करना है, मैपिंग करनी है, किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसे आप लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरीके से इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, जिसमें से 2 न्यूट्रल थे और 2 चार्ज पार्टिकल्स थे कंपोनेंट्स के ऊपर। हिग्स फील्ड हैज इमेजिनरी मास व्हिच इज टर्म कॉल्ड एज द टाइकोनिक। ऊपर हम लोग इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो टाइकोनिक के तौर के ऊपर भी जानी जाती है। हिग्स बोसॉन हैज नो स्पिन एज हिग्स फील्ड इज स्केलर। हिग्स बोसॉन, जो बोसॉन पार्टिकल है, बेसिकली उनकी अपनी कोई स्पिन नहीं होती। और जैसे कि मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो हिग्स फील्ड थी जिसकी वजह से दूसरे पार्टिकल को मास मिलते थे, हिग्स बोसॉन पार्टिकल को नहीं थे। जो पार्टिकल जितना ज्यादा हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका मास भी उतना होगा। जैसे कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो वो ज्यादा इंटरेक्ट करता है हिग्स फील्ड के साथ, ज्यादा तादाद से टकराते हैं। अगर न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, तो वो ज्यादा तादाद में टकराते हैं। इसी तरीके से फोटोन जो है वो ना होने के बराबर उनके साथ स्ट्राइक करते हैं, इस वजह से उसका मास भी नेग्लिजिबल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि इसका कोई मास नहीं है। इसी तरीके से इट हैज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। प्रोडक्शन ऑफ हिग्स पार्टिकल, हिग्स पार्टिकल प्रोड्यूस कहते हैं, जिसका हम लोगों ने अभी पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि बहुत से पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड करवाया जाता है, और कोलाइड करवाने के बाद वो जो है वो वजूद में आ जाते हैं। जैसे कि इस पॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने एक बोसॉन पार्टिकल को तैयार करना है, तो आप लोगों को 10 बिलियन कोलिजन्स करवानी होगी मुख्तलिफ पार्टिकल्स की, तब जाके आपके पास एक बोसॉन जो है वो प्रोवाइड होगा, पैदा होगा। द मोस्ट कॉमन एक्सपेक्टेड प्रोसेस आर ग्लून फ्यूजन, 6 ट्रैवलिंग, वीक बोसॉन फ्यूजन, टॉप फ्यूजन। जो कि नेक्स्ट पिक्चर जो है वो फाइमन्स डायग्राम जो है इसको एक्सप्लेन करती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में टूटते हैं, और टूटने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन के बाद जो है वो एक फोटोन जो है वो रिलीज हो रहा है, ब्लू लाइन के अंदर आप देख रहे हैं, और इसी तरीके से वो एंटी क्वार्क्स और क्वार्क्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और एक साथ आपके पास फ्यून्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो भी पैदा हो रहे हैं। वैलिडेशन ऑफ हिग्स पार्टिकल, यानी कि इसका वैलिडेशन और डिके पैटर्न क्या था, कि वो कहाँ कब पाया जाता है। तो आफ्टर द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर्स 2015 रीस्टार्ट एट द हायर एनर्जी। पहले साइंटिस्ट ने गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इनको घुमाने की कोशिश की, अब वो टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसको घुमाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मल्टीपल हिग्स पार्टिकल्स जो है वो डिटरमाइन किए, और इसकी वजह से बहुत से जो हिग्स पार्टिकल की जो पीटर हिग्स की थ्योरी थी वो सही साबित हो गई, और उन सब का रिजल्ट जो था वो वही सेम आया है जिसके बारे में पीटर हिग्स या पीसीसी और ने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया था। Analogy of Higgs boson. Matt Strahler uses the electric field as an analogy. Some particles interact with the Higgs field while others don't. तो ये वही बात कर रहा है जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ पार्टिकल्स हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। Those particles that feel the Higgs
those particles that feel the Higgs field act as if they have mass. तो ये भी वही चीज़ है कि अगर वो चीज़ जो जितनी ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करेगी वो उतने ही ज़्यादा मास उसका होगा, और इसी तरीके से जो चीज़ कम उसके साथ इंटरेक्ट करेगी उनका मास भी इसी तरीके से कम होगा। और ये भी मैंने साथ बताया कि जब आपके पास फोटॉन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम तरीके से ना होने के बराबर उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल्स थे जो फोटॉन्स थे उनका अपना कोई मास नहीं है। So you can think the Higgs search as an attempt to make waves in the Higgs field. तो ये भी चीज़ मैंने भी आप लोगों को बताई कि वो साइंटिस्ट क्या करवाना चाहते थे, फिजिस्ट थे, वो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के अंदर इस फील्ड के अंदर हलचल पैदा करवाना चाहते थे, जिसकी वजह से वो बोसोन पार्टिकल्स को अंदर से डिटरमाइन कर सकें। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि 4 जुलाई को उन्होंने इसे डिटरमाइन कर लिया, जिसके बाद आपके पास पीटर हिग्स को 2013 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, और इस तरीके से उन्होंने अपनी थ्योरी को सही साबित कर लिया। Thank you. That's all from my side. Thank you so much.